Every year, UPSC asks geography in a way that it punishes rote learners and rewards thinkers. If you are still studying geography like facts and locations, you are already one step behind. In this video, I will show you the exact strategy to decode geography for UPSC Prelims 2026. Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. My name is Satyam, and before I talk about sources and books, let me clarify one thing very clearly. Geography in UPSC is not about remembering facts, it's about understanding processes. So if you try to mug up winds, rivers, soils or locations, geography will confuse you. But if you understand why something happens, even a new question becomes manageable. UPSC generally frames geography questions in three major ways. One is process-based questions. Process-based questions. What are these process-based questions? In these process-based questions, they ask like why rainfall varies, why cyclones intensify, why earthquake clusters. So in such manners, why component is asked in the questions. Second is map-based, map-linked questions. Where they ask the locations, sea, river, mountains, minerals. So all these locations are asked in map linked questions. Third is interdisciplinary questions. So in interdisciplinary questions, what they ask is geography mixed with environment, economy or current affair. So they mix questions, they relate questions, they link questions with environment, economy or the current affairs. So such questions are categorized into interdisciplinary questions. So these are the three major type of questions that UPSC generally asks. Now let's see कि which are the major topics, कि किस तरीके से उनसे questions आते हैं और क्या क्या हमारे प्रीवियस ईयर के किस तरीके के ट्रेंड रहे हैं. तो ज्योग्राफी में जो हमारे मेजर टॉपिक्स हैं, दे आर जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, climatology, economic geography, human geography, then you will see that Indian geography, world mapping और Indian mapping. So ये हमारे major topics हैं, major themes हैं जहाँ से हमारे questions they are asking. तो यहाँ से हमारे questions पूछे जा रहे हैं, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये होने वाले हैं हमारे topics. Next thing is कि we must have the clear distribution of the topics, कि किस topic का कैसा weightage रहता है, पिछले 5 सालों में किस तरीके से topic से question पूछे गए हैं. सो यहाँ पर जो हमारा डेटा होने वाला है वो पिछले 5 सालों का होने वाला है. तो पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दे आर आस्क्ड फ्रॉम द क्लाइमेटोलॉजी. सो दिस बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा फॉर ज्योग्राफी. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द इकोनॉमिक ज्योग्राफी. तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंटरडिसिप्लिनरी जिसकी हमने बात की थी, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर. तो वो हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इंडियन मैपिंग से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं 16%, पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं. वर्ल्ड मैपिंग से 11%. फिर जियोमॉर्फोलॉजी कंपैरेटिवली वेटेज कम है, फिर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ह्यूमन ज्योग्राफी से 8%, ओशियनोग्राफी से 7%, इंडियन ज्योग्राफी से एज पर से तो यहाँ से क्वेश्चंस 7%. तो इंडियन ज्योग्राफी से अगर आप बात करोगे तो क्वेश्चंस कम है, बट इंडियन ज्योग्राफी के मैपिंग वाले पार्ट से क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास होना चाहिए कि कैसा ट्रेंड है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है. तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है क्लाइमेटोलॉजी पे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे, इंडियन मैपिंग पे, वर्ल्ड मैपिंग पे. सो ये 4 मेजर टॉपिक्स हैं. इनको करके भी आप लगभग यहाँ पर 60% के आसपास, 70% के आसपास पहुँच जाओगे. तो इतने सारे क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल सकते हो. अब हम देखेंगे कि कैसा ट्रेंड रहा है. ज्योग्राफी की ट्रेंड समझने से पहले हम एक बार माइक्रो थीम्स देख लेते हैं कि ज्योग्राफी की कौन सी माइक्रो थीम्स रही हैं जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं. तो यहाँ पर इकोनॉमिक या ह्यूमन ज्योग्राफी से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये जो डेटा है हमारा 2009 टू 2025 है. ये हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देख रहे हैं, एक बड़े डेटा को यहाँ पर देख रहे हैं 2009 से 2025 के. और इसमें हम देख रहे हैं कि रिवर सिस्टम से 25 क्वेश्चन, वर्ल्ड मैप रिलेटेड 24 क्वेश्चन, ट्री फॉरेस्ट वेजिटेशन से 23 क्वेश्चंस, मिनरल से 23 क्वेश्चंस. तो आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं
ऊपर के 8 से 9 टॉपिक ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इन्हीं पर ही अपना ज़्यादा फोकस करोगे तो फिर आप मैक्सिमम गेन करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। फिर जियोमॉर्फोलॉजी से 6 क्वेश्चंस, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से 7 क्वेश्चंस, इंडियन ज्योग्राफी फिजियोग्राफिक फीचर्स से 7 क्वेश्चन। फिर आपको 5-6 इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी टाइम फ्रेम कब का है, 2009 से 2025 का। और यहाँ पर जो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं दे आर 196 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं ज्योग्राफी में। तो ये बात आपको समझ में आई। पिछले 15 साल अगर आप जो टाइम देख रहे हैं हम लोग उसमें, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे कम इम्पॉर्टेंट जो है इंडिया का मैप रिलेटेड, इंडिया मैप रिलेटेड क्वेश्चंस 4 आए हैं, आर्कटिक अंटार्कटिक से 4 क्वेश्चन, क्लाउड बर्स्ट से 3 क्वेश्चन, मॉनसून से 2 क्वेश्चन। तो यहाँ से रिलेटिवली टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं और कम ही पूछे गए हैं। तो ये हमने देखा। नेक्स्ट थिंग इज कि ईयर वाइज वेटेज हमें पता होना चाहिए कि कितना वेटेज रहता है, हर साल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, जो हमने पीछे बात की थी एंशिएंट इंडिया की, हमने बात की थी इकोनॉमी की, हमने बात की थी जो भी हमारे दूसरे सब्जेक्ट पॉलिटी की बात की थी, उसमें मैंने क्लियर ट्रेंड दिखाया था कि जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट एक फिक्स ट्रेंड है। वहाँ पर हम क्लियर गेस कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग एवरी ईयर, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। दिस सिनेरियो इज़ डिफरेंट इन ज्योग्राफी। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो ये आपको बहुत ही अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे इस पूरे ग्राफ में। तो अब हम जो डेटा देख रहे हैं इसमें आप देखोगे 2009 में यहाँ पर 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2009 में, 2009 से 2025 का डेटा है ये। 2009 में 19 क्वेश्चंस वर देयर, 10 में 16, फिर 11 में 12, फिर यहाँ पर 11, 12, 11, 13 का ये ट्रेंड इस तरीके से चलता रहा है। कुछ 5 साल तक ये ट्रेंड रहा। उसके बाद सडनली एक ड्रॉप देखने को मिला। 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन 2016। 2016 में केवल 3 क्वेश्चन पूछे। उसके बाद फिर से जंप हुआ और फिर 8-9 का एक ट्रेंड बना। फिर ये 4 से 5 साल ये 8-9 का ट्रेंड चलता रहा। उसके बाद आप देखोगे कि पिछले जो 4 साल हैं उनमें हमने देखा कि 12 से 15 क्वेश्चन, 12 से 15, फिर 15 से 19 पे चला गया, सीधा 19 पे, और फिर वहाँ से सीधा 14 पे। तो अब आप समझ लो कि इसी रेशियो के बीच में रहने वाले हैं। आप 8 to 18 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। 8 to 18 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। तो आपको अपने को उसी तरीके से तैयार करना है। यू कैन एक्सपेक्ट 8 to 18 क्वेश्चन। अब ये जो 8 to 18 क्वेश्चन हैं, अब पता नहीं है कि 8 आएंगे कि 18 आएंगे। अब अगर 8 क्वेश्चंस आते हैं, अब मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें कन्फ्यूजन होती है, बट जो क्वेश्चंस होते हैं वो करने लायक होते हैं और वो हो सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। अगर हमारे सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है तो ये क्वेश्चंस करे जा सकते हैं। तो 8 से 18 क्वेश्चन जो हमारे आ रहे हैं, सपोज अगर 8 क्वेश्चन ही आते हैं तो मैं कहूँगा कि 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर आराम से किए जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन हमारे 15 से लेकर 18 के बीच में आते हैं, या फिर मैं कहूँ 13 से 15 से 18 के बीच में अगर आते हैं, तो यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन को छोड़ के जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर अटेम्प्ट किए जा सकते हैं ज्योग्राफी के। और यहाँ पर आप अपनी एक्यूरेसी भी अराउंड 70 to 80% रख सकते हो। अगर आपकी कमांड अच्छी है तो एक्यूरेसी भी यहाँ पर आप अपनी अच्छी रख सकते हो। तो ये मैं कह रहा हूँ। तो आपको समझ में आया होगा कि ट्रेंड क्या है, मेजर थीम्स कौन सी हैं और मेजर हमारे टॉपिक्स कौन से हैं। तो ये 3 बातें मैं हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 देने जा रहा है। तो इसी से ही हमें क्लियर पिक्चर पता चलेगी कि हमें किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है। सो दिस इज़ वन सच सब्जेक्ट जिस पे हमें बहुत फोकस करना है और बहुत अच्छे से इसको कवर किया जा सकता है। अब हम इसमें एक और बहुत ही खास चीज़ देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में रिपीटिशन ऑफ पीवाईक्यूज बहुत देखने को मिला है। रिपीटिशन ऑफ पीवाईक्यूज किस तरीके से हुआ है, तो हम देखेंगे कि 2019 में 2019 में ऑन 21 जून सन की लोकेशन पूछी गई थी कि क्या करता है सन, ठीक है। 2019 में सेम क्वेश्चन 2022 में पूछ लिया गया। इन द नदर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर नॉर्मली अकर्स इन, कि लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर फिर से पूछ लिया गया, ठीक है। फिर सेम 2024 में आप देखोगे ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सेम थीम पर ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन। अगर आपने एक बार ये टॉपिक पढ़ लिया है तो आप ये क्वेश्चन तीनों साल का कर सकते हो, 19, 22 और 24, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। और क्वेश्चंस की खास बात क्या है कि क्वेश्चंस आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटीज। तो ये हमें और पता होना चाहिए। तो पहले तो हमने ये देखा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं,
नेक्स्ट थिंग दैट वी आर सीइंग इज क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं। किस तरीके से? अब आप ये देखोगे कि ये अर्थक्वेक से रिलेटेड पी वेव्स एंड एस वेव्स का क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछा गया है, और ये आप देखोगे कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से, ये एनसीईआरटी का ही यहाँ पर ये जो पिक्चर है वो दिखाई जा रही है। सो एनसीईआरटी में डायरेक्टली यहाँ पर पूरा दिया गया है डिस्क्रिप्शन की पी वेव्स एस वेव किस तरीके से ट्रेवल करती हैं, क्या उनका मूवमेंट रहता है और क्या उनका इफेक्ट होता है। तो ये क्लियरली एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और वहाँ से डायरेक्टली पूछा गया है। इसी तरीके से आप देखोगे विद रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पूछा किसके बारे में? वाटर वेपर के बारे में, कि गैस में द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। तो ये पूछा गया है। और वाटर वेपर के बारे में यहाँ पर एनसीईआरटी में क्लियरली बहुत ही क्लियर डिस्क्रिप्शन दे रखा है और यहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, फिर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इन जनवरी नदर्न हेमिस्फीयर आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटर वर्ड वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेस, द पोल वर्ड वाइल क्रॉसिंग द ओशियंस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आया है। कंपैरेटिवली पढ़ने में काफ़ी टफ लगेगा, बट अगर यहाँ पर आपकी कमांड अच्छी है एनसीईआरटी पर, तो अगेन दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी। आई वुड नॉट से कि हर क्वेश्चन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद सॉल्व हो जाएगा। कई बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी एक्चुअल एग्जाम में आप कंफ्यूज होगे, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व। सो दैट इज द गेम। अगर आप मेजोरिटी क्वेश्चंस कर ले गए तो यू आर इन विनिंग सिचुएशन। तो ये आपको देखना है। तो यहाँ पर ये भी डायरेक्टली कहाँ से पूछा गया आइसोथर्म्स वाला क्वेश्चन, हमारा एनसीईआरटी से। ठीक है, फिर आप देखोगे कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो पूछा जा रहा है कि किससे एटमॉस्फेयर ज़्यादा हीट होता है। तो करेक्ट, एकदम एग्जैक्टली यहाँ पर दिया गया है, फिगर दिखा दिया गया है, पूरा सब कुछ बता दिया गया है एनसीईआरटी में। बस हमारा क्या है कि हमारी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, हमें डेटा को, पिक्चर्स को, जो ग्राफ्स हैं उन सबको एनालाइज करना आना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को भी एनसीईआरटी से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो एक बात तो समझ में आई कि क्वेश्चंस आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटीज, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटीज। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी के। नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास सोर्सेज कौन से हैं। सोर्सेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर अब देखो, जो हमारी मेजर थीम्स थी जियोमॉर्फोलॉजी के लिए, यहाँ पर हमारी जो बुक होने वाली है दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की, जो हमारी एनसीईआरटी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सॉल्वेबल थ्रू दिस एनसीईआरटी। तो ये बुक आपके लिए वरदान होने वाली है फॉर ज्योग्राफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। इस बुक को आप सबसे ज़्यादा इन डेप्थ मोर रिविजन्स आप इसी बुक के साथ में करेंगे। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। आई वुड से रिजेक्ट दो सोर्सेज, अवॉइड दो सोर्सेज। आप डायरेक्टली एनसीईआरटी के साथ जाओ और इसी पर ही फोकस करो। ठीक है, यहाँ से ही मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट जो हमारी बुक है दैट इज जीसी लियोंग। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन्स होती हैं कि जीसी लियोंग पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, पढ़नी है तो पूरी पढ़नी है या कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखो, जीसी लियोंग में जो चीज़ें आप पढ़ोगे वो डायरेक्टली वो ऑलरेडी यहाँ पर एनसीईआरटी में आप पढ़ चुके होगे। तो आप जीसी लियोंग से केवल सिलेक्टिव रीडिंग करोगे, और जो बायोम्स वाला पार्ट है वो यहाँ पर काफ़ी डिटेल में दिया गया है। इसके सब्जेक्ट, इसके चैप्टर वाइज बायोम्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए ये बायोम्स वाला जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ से आप कवर कर सकते हो जीसी लियोंग से। सो अगेन आई वुड से कि सिलेक्टिव रीडिंग के लिए आप इस बुक के साथ जाएंगे, कवर टू कवर इसको कवर नहीं करना है। इस बुक को आपको इन डिटेल पढ़ना है, जो क्लास 11th की हमारी एनसीईआरटी बुक है। अगेन ओशियनोग्राफी के लिए हमारा सिंगल सोर्स होने वाला है दैट इज अगेन गोइंग टू बी द एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th। देन फॉर क्लाइमेटोलॉजी, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस आर सॉल्वेबल थ्रू क्लास 11th एनसीईआरटी। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे इसी बुक से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो हमें अगेन किसी दूसरे सोर्स पे नहीं जाना है, इसी बुक पे ही ज़्यादा टाइम देना है और यहीं से ही हमारे मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि हमने बताया हुआ है, जो मैंने ग्राफ शो किया था आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉपिक्स शो किया था, वहाँ पे भी हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है दैट इज ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से ही पूछे गए हैं। तो आपको इस टॉपिक के लिए भी किसी नए सोर्स पे नहीं जाना है। नेक्स्ट इज मैपिंग इंडियन एंड वर्ल्ड। अब ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट और ट्रिकी सेक्शन है, ये डायनेमिक सेक्शन है, करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड हो जाता है, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। तो मैपिंग के लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक यूट्यूब चैनल जहाँ पर आपको लग रहा हो कि यस कोई क्वालिटी आपको कंटेंट दे रहा है,
तो वहाँ पर आप मैपिंग को कवर कर सकते हो। अगर आप चाहोगे तो हम लोग मैपिंग वाला सेक्शन अपने चैनल पर कवर कर सकते हैं। सो मैपिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी किसी भी एक यूट्यूब चैनल को अगर आप फॉलो कर सकते हो तो उसको कर लो, अदरवाइज आप एटलस के साथ जा सकते हो। अगर आप एटलस नहीं पढ़ पा रहे हो तो आई वुड से कि यूट्यूब चैनल को फॉलो करो और रिलीजियसली उसको फॉलो करो और वहीं से अपना मैपिंग वाला पार्ट कवर कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज इंडियन ज्योग्राफी के जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं दे आर आस्क्ड फ्रॉम दिस बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंडियन ज्योग्राफी आर फ्रॉम मैप बेस्ड। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो मैप बेस्ड होते हैं और जब आप मैप कर लेंगे तो इंडिया से रिलेटेड भी मैप हमारे कवर हो जाएंगे। और इंडियन ज्योग्राफी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो इस बुक से हमारी जो दूसरी एनसीईआरटी है जो फिजिकल एनवायरनमेंट पे से रिलेटेड है, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इट इज लिंक्ड विद इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमी और एनवायरनमेंट से ये लिंक करके पूछी जाती है। तो इसके लिए हमारे पास दो एनसीईआरटीज हैं, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, नेक्स्ट इज फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इन दो बुक को आप रीड कर सकते हो फॉर इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड जो लिंक्ड क्वेश्चंस होते हैं ज्योग्राफी के। अब इस बुक को पढ़ने से पहले यू हैव टू एनालाइज, जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, पीवाईक्यूज। जब आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन बुक से आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। कवर टू कवर आपको इन बुक्स को नहीं पढ़ना है, एक सिंपल रीडिंग करनी है आपको। अदरवाइज इसका एक दूसरा रिवर्स अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो आप इन टॉपिक्स पर कुछ टेस्ट सॉल्व कर सकते हो और उन टेस्ट के सॉल्यूशंस के थ्रू इन टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो। सो दिस इज वन अप्रोच दैट मैनी स्टूडेंट्स फॉलो। बट अगर आप चाहो तो पहले बुक पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप बुक ना पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वहाँ से इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। सो दिस कैन बी अप्रोच। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा कि ज्योग्राफी किस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, थीम्स हमने देखे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोसेस बेस्ड, मैप लिंक्ड क्वेश्चंस, इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने आपको दिखाया। डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इंपॉर्टेंट थीम्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनका क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन और पिछले जो सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका वेटेज। तो ये सारी चीज़ें हमें ज्योग्राफी में पता चली। इसके अलावा आपको ज्योग्राफी में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इस सब्जेक्ट को आइडियली आप 20 से 25 दिन में फिनिश कर सकते हो। 20 से 25 दिन में आप इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो और यहाँ से आपको गेन होंगे काफ़ी अच्छे मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हो। 20 to 40, 20 to 30 to 35 के बीच में ये रेशियो रहने वाला है। इतने मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हो। तो ये दिस इज़ अ ह्यूज नंबर मैं कहूँगा। तो इतने मार्क्स लाने के लिए आपको इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा डिवोशन दिखाना पड़ेगा और अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा। दिस बुक इज़ गोइंग टू बी द बाइबल फॉर यू और इस बुक पे फोकस करो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में पूछो। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो डिस्क्रिप्शन है चैनल का वहाँ से ले सकते हो, वहाँ पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर भी आप कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ग्रुप की लिंक है, आंसर राइटिंग ग्रुप की लिंक है, तो उस ग्रुप में ज्वाइन करके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। अदरवाइज कॉन्टैक्ट नंबर भी आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। वी विल कम विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट with next strategy. Thank you.